नमस्कार, स्वागत है आपका फेफाना हिंदी क्लासेस में। और चलिए अपन साहित्य की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और साहित्य इतिहास ग्रंथों की यदि अपन बात कर लेते हैं तो उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उठकर आता है नामकरण का। तो हम जानते हैं कि जब हमारे घर में छोटा सा शिशु आता है, बच्चा जन्म लेता है, तब बड़ी समस्या आ जाती है सब लोगों को नामकरण की, कि भाई इसका नामकरण क्या किया जाए या इसका नाम क्या रखा जाए। ये समस्या हमारे साहित्य के इतिहास में भी उत्पन्न होगी, क्योंकि साहित्य इतिहास रूपी शिशु भी जन्म ले चुका था। और किसका इतिहास था? हिंदी का। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया जा रहा था। तब नामकरण की समस्या आई तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की, और इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आदिकाल के ही नामकरण की बात करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। वैसे तो महत्वपूर्ण रूप से रीतिकाल और आदिकाल, इन दोनों के ही नामकरण पर अधिक विचार विमर्श हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अपन आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं नामकरण की। और किसके नामकरण की बात करने जा रहे हैं जी? आदिकाल के नामकरण की। जैसे अपने घर में बच्चा आता है तो दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी अलग अलग अपने अपने हिसाब से नाम रखते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से बेस्ट नाम रखने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से, और ऐसा भी होता है, कुछ लोग हैं वो उसकी विशेषताओं पर नाम रखते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है तो ऐसा सा लग रहा है, तो उसी आधार पर नाम रख देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे साहित्य की भी विशेषताओं, प्रवृत्तियों को देखते हुए इसका नामकरण किया गया था। तो आदिकाल के नामकरण में अपन यदि शुरू से लेकर चले तो नामकरण की शुरुआत हुई थी ग्रियर्सन से। तो ग्रियर्सन ने नाम क्या दिया था? चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम था, और इन्होंने नाम दिया था चारण काल, कि जी हम आदिकाल को चारण काल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि चारण कवियों का प्रभुत्व था। अक्सर चारण कवि राज दरबार में गाते थे और उन्हीं के गीतों को या फिर उन्हीं की कविताओं को ही लिपिबद्ध किया गया, तो इसलिए इसको चारण काल नाम दिया। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ले लेते हैं पहले। आचार्य शुक्ल का, और आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके बारे में यदि अपन बात करें आचार्य शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम क्यों दिया था? इसलिए नाम दिया था क्योंकि इस समय, आदिकालीन समय में, हमारे जो कवि हैं वो राज दरबारों में रहते थे, और दरबारों में रहते हुए राजा की प्रशंसा करते थे। राजा की प्रशंसा कैसे किया करते थे? तो सामान्यतः ऐसे होता है कि दरबारों में या तो श्रृंगार होता है और या वीरता होती है। तो इस समय रासो साहित्य लिखा गया था बड़े पैमाने पर, और उसमें वीरता का आधिक्य था, वीर रस का आधिक्य था, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा। और आचार्य शुक्ल ने बाकायदा इस नामकरण के पीछे तर्क भी दिया है और 12 ग्रंथों के नाम भी बताए हैं। हालांकि बाद में उनको नकार दिया गया, कुछ श्रृंगारिक ग्रंथ साबित हो गए थे, कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो मिले ही नहीं, तो इस आधार पर इनके इस नाम को नकार दिया गया था। परंतु इन्होंने रासो साहित्य के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया था। उसके बाद अपन महत्वपूर्ण बात करें तो आदिकाल नाम। तो आदिकाल नाम किसने दिया था? ये नाम जो सर्वमान्य रहा, ये नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसीलिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भाई आचार्य शुक्ल को यदि तथ्यों के साथ किसी ने टक्कर दी, किसी ने जवाब दिया, तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन है? हजारी प्रसाद। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद एक नाम आता है बीसवपन काल। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि द्विवेदी दोनों साथ आ जाएंगे तो नाम याद भी रह जाएगा। बीसवपन काल, और बीसवपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद
द्विवेदी ने। और यदि अपन बात करें वीरगाथा काल की, तो वीरगाथा काल के आधार पर ही अपन एक नाम और ले सकते हैं। याद रखने का तरीका बता रही हूं, वीर काल। वीर काल, वीर काल नाम किसने दिया? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को भी नाम दिया था श्रृंगार। तो वीर और श्रृंगार दो ही होते हैं, तो दोनों के दोनों नाम इनके दिए हुए हैं। इन्होंने आदिकाल को वीरकाल नाम दे दिया था और रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दे दिया था। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं रामचंद्र शुक्ल की बात कर ली तो अपन राम कुमार वर्मा की भी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाम क्या दिया था? संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल नाम दिया था। किसने दिया था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। जब रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा दोनों की बात हो गई तो अपन यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कौन सा नाम दिया था? इन्होंने दिया था सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। और ये नाम दिया था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। क्या है? और यदि ग्रंथों में अपन बात करें तो ग्रंथों में चारण काल के बाद एक नाम और आता है प्रारंभिक काल। ये प्रारंभिक काल किसने कहा भाई? तो प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। तो मिश्र बंधु का नाम यहाँ पर आ जाएगा। एक नाम और आता है आधार काल, जो सुमन राजे ने दिया था। तो यहाँ पर अपन इस नाम की भी बात कर लेंगे। सुमन राजे द्वारा दिया गया था आधार काल। तो अपन यहाँ पर नाम लिखेंगे आधार काल। आधार काल, और ये दिया गया सुमन राजे के द्वारा। तो ये आदिकाल के महत्वपूर्ण नाम है। और यदि अपन देखें तो चारण काल से नामकरण शुरू होता है और चारण काल से होता होता हुआ आगे बढ़ता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपन जब रीतिकाल में पढ़ेंगे तब रीतिकाल के नामकरण भी देखेंगे। और यहाँ पर ये जितने भी नाम हैं उनके पीछे कारण भी दिए गए थे, इनकी वजह भी दी गई थी। अगर अपन वजह देख लें, कारण देख लें तो ये याद करना भी आसान हो जाएगा। इन्होंने वीर रस और श्रृंगार रस के आधार पर वीरकाल कह दिया था, और इन्होंने सिद्धों और सामंतों का समय था इसलिए कह दिया था। ये प्रारंभ हो रहा था इसलिए इन्होंने प्रारंभिक काल। और मिश्र बंधुओं की तो आलोचना भी हुई है क्योंकि इन्होंने नामकरण का कोई एक आधार ही नहीं दिया। कहीं पर प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, पूर्व प्रारंभिक दे दिया, तो कहीं पर प्रौढ़ नाम दे दिया। तो इस वजह से इनकी आलोचना भी हुई है। तो इनका प्रारंभिक काल। संधि चारण काल, संधि का और चारण का मैंने बताया था। चारण कवि थे और संधि दो भाषाओं की थी, तो इसलिए इस प्रकार से नामकरण दिए गए थे। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आगे की क्लास में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि आपको ये नाम नहीं मिलते हैं तो। और अगर मिल जाते हैं तो वीरगाथा काल के पीछे आचार्य शुक्ल ने कौन से 12 ग्रंथ बताए थे वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।